हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एज ऑफ एलिजाबेथ। एज ऑफ एलिजाबेथ में हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने सोनिटर्स किए हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा किया है, प्रोज राइटर किए हैं एलिजाबेथन एज के, और यूनिवर्सिटी विट कर चुके हैं। अभी विलियम शेक्सपियर चला हुआ है। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हमने किया था कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। आज करेंगे हम ट्रेजेडी। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थॉट्स ऑफ डे। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने लक्ष्य से प्यार करो, उसी के साथ दिन, उसी के साथ रात और उसी के साथ हर पल बिताओ। मीन्स क्या कहना चाहता है, आप अगर कोई भी काम करते हो उसमें अपना 100% दो और आपकी जीत निश्चित होगी। ठीक है, फुल डेडिकेशन टू योर एम। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रेजेडी में देखते हैं विलियम शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी कौन सी हैं। ये जितनी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। टाइटस एंड्रोनिकस, इट इज़ ए हॉरर प्ले। इसमें मैं साथ में बताती जाऊंगी कौन सी मस्ट रीड है और कौन सी टाइटल। वैसे तो विलियम शेक्सपियर की सभी ट्रेजेडीज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उनको डीपली करना है। ये टाइटस एंड्रोनिकस मस्ट रीड है। रोमियो एंड जूलियट भी, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, टाइमन ऑफ एथेंस, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, कोरोलियनस। ठीक है, ये सभी मस्ट रीड हैं। सिर्फ लास्ट को बस इतना ही याद रख लेना, थोड़ा सा स्टोरी देख लेना इसकी अगर देखना चाहो तो। बस ये याद रखना, ये ट्रेजेडी ऑफ एक्सेसिव प्राइड है और लास्ट प्ले है। ठीक है, लास्ट में ऐड है, मतलब अर्लियर पीरियड में नहीं है। और ये जितने भी बच गए वो सभी मस्ट रीड हैं, सबको अच्छे से करना है। और जूलियस सीजर क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है, इट इज़ प्रिल्यूड टू शेक्सपियर ट्रेजेडी। एक शेक्सपियर की ट्रेजेडी में इसको एक प्रिल्यूड बोला गया है। ठीक है, और टाइटस एंड्रोनिकस है, एक हॉरर प्ले है। टाइमन ऑफ एथेंस ये ट्रेजेडी ऑफ मिसएंथ्रोपी है। ठीक है, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी करवाया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जूलियस सीजर को। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इट इज़ प्रिल्यूड टू शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी। उसका प्रिल्यूड है, मतलब ऐसा बोला जाता है जूलियस सीजर को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, इसमें बोला जाता है कि जो दुख की बात ये नहीं है कि जो सीजर मारा जाता है, बट दुख की बात ये है जो ब्रूटस की डिफीट होती है। मतलब उसकी डेथ का कोई दुख नहीं है, ब्रूटस जो हार जाता है वो ट्रेजेडी है। क्यों? क्योंकि उनकी डिफीट के साथ जो डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म है वो उसकी डिफीट होती है। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वो हार जाती है बाय डिक्टेटरशिप। मतलब डिक्टेटरशिप जो इसको डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म को डिफीट कर देती है। ठीक है, ट्रेजेडी इज नॉट सो मच द मर्डर ऑफ सीजर द फोरमोस्ट मैन ऑफ ऑल द वर्ल्ड, बट द ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस द नोबलेस्ट ऑफ देम ऑल। इट इज द डिफीट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म बाय डिक्टेटरशिप। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसिस। जो इसमें एक करेक्टर आता है जूलियस सीजर में, उसका जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्टेटमेंट है शेक्सपियर की। मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी स्टेटमेंट। और जो फूल्स होते हैं जो इसके ड्रामा में आते हैं, वो अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी कैसेस की बात करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं, डियर ब्रूटस, it is not in the fault is not in our stars but in ourselves that we are underling। मतलब कैसे जो ब्रूटस जो किंग है उनको बोलता है कि भाई गलती हमारे भाग्य में नहीं है बट हमारे अंदर है। मतलब हम हार गए तो कमियां हमारे अंदर है, ना कि हम अपने भाग्य को दोष देते रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जस्ट इसके अपोजिट आती है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, वो किंग लियर में आएगी। उनका एक ट्रस्ट है केंट, जो ट्रस्टवर्दी जो नोबल होता है किंग लियर का, वो बोलता है जस्ट इसके अपोजिट। यहाँ पे कैसे क्या बोल रहा है, गलती हमारे भाग्य में नहीं है, गलती हमारी है। अभी केंट क्या बोलेगा, भाई हम जो इंसान है ना भाग्य की कठपुतली हैं, हमारा भाग्य में दोष है ना कि हमारे अंदर। ठीक है, ये दोनों कोटेशन याद रखना। ये कोटेशन कैसियस बोलता है, द फॉल्ट इज नॉट इन आर स्टार, हमारे स्टार्स में कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है जूलियस सीजर का, ये प्रिल्यूड है टू शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी, और ये जो कैसियस का जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है। ठीक है, एंटोनियो क्लियोपाट्रा अभी डिस्कस करेंगे। एंटोनियो क्लियोपाट्रा, इसकी ये मस्ट रीड है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें एक जो एना बारबस है वो क्लियोपाट्रा के बारे में उसको प्रेज करता है, उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहा है। एना बारबस जो एंटोनियो का फ्रेंड होता है। ठीक है,
वो बोलता है, क्लियोपाट्रा के बारे में बोल रहा है, उसकी ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है। एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी, मतलब टाइम उसकी जो सुंदरता को समाप्त नहीं कर सकता, इस टाइप से है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद कर लेना इसको। अभी हमने बात की वो नॉमिनल ट्रेजेडी थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेट ट्रेजेडी है, वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, ये सभी जो ट्रेजेडी हैं इनको बोला जाता है ये साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी हैं, मीन्स ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स की मेंटलिटी को समझने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, मतलब उनका पता चलता है उनकी साइकोलॉजी से वो किस टाइप के कैरेक्टर हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम ट्रेजेडी की। तो जो एक हमारे जोफ्री चौसर आते हैं, उनका एक मंक होता है स्टोरी टेलर, वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन देता है अपनी स्टोरी मतलब स्टार्ट करने से पहले। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी जो डेफिनेशन है, वो बोलता है, पहले बात तो समझो वो क्या बोल रहा है, जो जोफ्री चौसर का मंक क्या बोल रहा है। वो बोलता है जो हीरो का डाउनफॉल होता है ना, ट्रेजेडी क्या होता है, एक हीरो होता है और हीरो एक प्रॉस्परस स्टेज में होता है, काफ़ी अच्छी स्टेज में है, अच्छा खासा उसका जीवन चल रहा है। अचानक से क्या होता है, उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो करेक्टर की वीकनेस है, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, वो उसके पतन का कारण बनती हैं। ठीक है, ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो हमारे जोफ्री चौसर के मंक हैं वो देते हैं। मतलब ट्रेजेडी इज टू सेन ए सर्टेन स्टोरी ऑफ हिम दैट स्टूड इन ए ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, जो मतलब जो काफ़ी अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा है, एंड इज फॉलन आउट ऑफ हाई डिग्री, और उस हाई स्टेज से उसका नीचे गिरना, उसका पतन आना, एकदम से उसका कैरियर ऊपर है, मतलब ऑलरेडी वो ऊपर है उसका कैरियर, लेकिन अचानक से उसके कैरियर में डाउनफॉल आ जाता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि उसके करेक्टर में कुछ वीकनेस है, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों हुई ये बात बतानी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि जो हमारे शेक्सपियर हैं उनके हर करेक्टर में ये वीकनेस है जो उनके डाउनफॉल का कारण बनती है। ठीक है, सभी करेक्टर जो भी ट्रेजेडी के जो इंपॉर्टेंट हीरो है ना, उनमें सभी एक वीकनेस है जो उनकी पतन का कारण बनती है। और जो देख लेते हैं हम हेमलेट जो इनका एक वर्क है ना ट्रेजेडी, अभी बात की, हेमलेट जो एक हीरो होता है इसी नाम का, उसके जो ट्रेजेडी में हेमलेट एक हीरो होता है, और उसके पतन का कारण क्या बनता है, उसके पतन का कारण बनता है उनका एक्सेसिव रिफाइनमेंट ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, मतलब वो सोचता विचारता रहता है और एक्शन कम लेता है, सोचने विचारने में ही टाइम लगा देता है, क्या करूं क्या ना करूं, इस टाइप से। तो हेमलेट के पतन का कारण उसका अंकल नहीं है, उसकी मदर नहीं है, बट उसकी जो उसकी अपनी वीकनेस है, वो जो उसके पतन का कारण बनती है। अभी बात करते हैं हम ओथेलो की वीकनेस क्या है, एक्सेसिव सिंपलनेस ऑफ हिज माइंड। ओथेलो अपनी वाइफ को मार देता है ना, डेस्डिमोना को। ठीक है, और वो उसके पतन का कारण बनती है, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और जो मतलब तो क्या बताया है उसकी वीकनेस, सिंपलनेस। उसको जो एक उसका जो लेफ्टिनेंट होता है ना, जो लेफ्टिनेंट को ये अपॉइंट करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी में, एक जो इनका एक फेलो कैरेक्टर होता है जो इनको बहका देता है इनकी वाइफ के बारे में कि उनका अफेयर है। ठीक है, और ये उस पर विश्वास कर लेता है। तो इसकी जो सिंपलनेस दिखाई गई है उस पर विश्वास करना, वो उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। जो हमारे किंग लियर हैं वहाँ पे उसकी एक्सेसिव इगोइज्म एंड अनगवर्नेबल टेम्पर, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। जो किंग लियर है उसका इगोइज्म उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। आगे देखते हैं क्यों। जैसे कि उसने अपनी तीनों बेटियों को बोला था ना, डिसाइड करो कि कैसे कैसे, मतलब वो खुद डिसाइड करने में फेल हो जाता है कौन सी बेटी मेरी गुड है। ठीक है, और जो अच्छी बेटी होती है, जो राइट डॉटर होती है उसको वो वहाँ से अपनी किंगडम से निकाल देता है। ठीक है, तो वो उसका जो एक्सेसिव इगोइज्म है, और जो जहाँ पे ये अपनी बेटियों को बोलता है, जो डिस्कशन होता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना। मैकबेथ में क्या है, उसका इनऑर्डिनेट एम्बिशन। जो यहाँ पे मैकबेथ होता है ना, वो अपने किंग डनकन उसके अंदर काम कर रहा होता है और उसको ही मार देता है। इनकी वाइफ लेडी मैकबेथ और ये उनको मार देते हैं, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा में जो एंटोनियो हीरो होता है, हिज अनब्रिडल्ड पैशन ऑफ लव, उसका जो अनब्रिडल्ड पैशन है प्यार के लिए, वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट है ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना।
अभी हम हैमलेट को डिस्कस करते हैं। हैमलेट, इसकी फुल टाइटल देख लेना, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं कई बार। जैसे हैमलेट कहाँ का प्रिंस था? डेनमार्क का। जो सेटिंग है कहाँ पे है? डेनमार्क में है। और हैमलेट कैसे स्टार्टिंग होती है? हैमलेट का एक जो है ना, इनके फादर होते हैं, उनका मर्डर हो चुका है, और जो स्टार्टिंग होती है वहाँ पे गोस्ट ऑफ हैमलेट आते हैं, मतलब इसी नाम के गोस्ट है, इनके फादर का नाम भी हैमलेट होता है। तो वो आते हैं और वो बताते हैं कैसे कैसे मेरा मर्डर हुआ है, मैं मतलब नेचुरल डेथ नहीं हुई है, जो इनके शायद ईयर में पॉइजन डालने से इनकी डेथ हुई थी। तो ये बोलता है मेरी जो डेथ है नेचुरल नहीं है, जो तुम्हारे अंकल क्लॉडियस है और तुम्हारी मदर जो गर्ट्रुड है, इनकी मदर होती है, मदर का नाम है गर्ट्रुड, उन्होंने मेरी हत्या की है, मेरा मर्डर किया है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे स्टोरी चलती है। इसको मस्ट रीड है, इसको अपने लेवल पे अच्छे से करना है। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना है, और आपका सैटरडे को टेस्ट है फिर। ठीक है, देर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रेम्ट ऑफ योर फिलोसफी। मतलब यहाँ हेवन और अर्थ में और भी चीज़ें हैं। होरेशियो, होरेशियो कौन होता है? हैमलेट का फ्रेंड होता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? देर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड रफ यू दैम हाउ वी विल। यहाँ पे कुछ मैंने अभी बात की थी ना जूलियस सीजर में, भाई हमारे भाग्य का कोई दोष नहीं है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये बोल रहे हैं देर इज डिविनिटी, मतलब यहाँ हमारे ऊपर ना कुछ और डिवाइन पावर है जो हमारे भाग्य को डिसाइड करती है, जो हमारे एंड को डिसाइड करती है कि हमारा क्या एंड होगा। तीसरी स्टेटमेंट है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, इनको याद करना है, इनको मगअप करना है, ये पूछे जाते हैं बार बार, और इनका बैकग्राउंड भी देखना है। मतलब सिर्फ इनको याद ही नहीं करना है, इनका बैकग्राउंड भी देखना है, ये क्यों, किसने बोली है, क्यों बोली है। ठीक है, और ये मस्ट रीड वर्क है हैमलेट। अभी इनके करैक्टर देख लेना, अभी मैं स्टोरी बता चुकी हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो रोजेनक्रेट एंड गुल्डनस्टर्न, ये जो हैमलेट के फ्रेंड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये जो पहली बात तो ये जो वर्क है इसमें क्या रोल है इनका, जो क्लॉडियस है इसका अंकल है, इसको शक हो जाता है हैमलेट जो मैडनेस क्रिएट किया है, मैं हैमलेट दिखाता है मैं पागल हो चुका हूँ, तो उसके अंकल को इस पर शक हो जाता है और इसके जो फ्रेंड है उनको इसके पीछे लगा देता है एज ए स्पाई। और अनदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, एक हमारे ना टॉम स्टोपार्ड राइटर आते हैं, सेम नाम से अपना एक नोवेल लिखते हैं। ठीक है, नहीं ड्रामा होता है उनका शायद, रोजेनक्रेट एंड गुल्डनस्टर्न, अ ड्रामा रिटन बाय टॉम स्टोपार्ड। ठीक है, और ये गर्टर्ड उसकी मदर है हैमलेट की, क्लॉडियस अंकल है जिन्होंने उसके फादर का मर्डर किया है। और एक मिनट, लेट मी रेज, ओफेलिया उनकी जो हैमलेट है उसकी जो लवर है, पोलोनियस इसके जो ओफेलिया के फादर हैं, लेस्टस जो ओफेलिया इसके ब्रदर हैं। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोजेनक्रेट एंड गुल्डनस्टर्न। अभी बात करते हैं ओथेलो। ओथेलो का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो मूर ऑफ वेनिस। यहाँ से भी यही क्वेश्चन बन जाता है, कई बार हम इसको मतलब इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ओथेलो के नाम से याद रखते हैं। मूर ऑफ वेनिस, यहाँ से हम स्टोरी सब कुछ याद होता है लेकिन ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये कौन है? एक मूर ऑफ वेनिस है, मुरिस जनरल है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इसकी स्टोरी कैसे चलती है? ओथेलो को जैसे मैं बता चुकी हूँ वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। ये क्या होता है, ये जो है ना इयागो होता है और कैशियो, ये कैशियो को लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर देता है जो ओथेलो होता है, और इयागो सोचता है मुझे बनना था लेफ्टिनेंट, और ये जेलस फील करता है और ये डिसाइड करता है आई विल लीड टू ओथेलो, आई विल लीड द डाउनफॉल ऑफ ओथेलो, मतलब मैं इसको नीचा गिरा दूंगा। और काफ़ी कुछ वो करता है, कॉन्स्पिरेसी रचता है, और क्या करता है कि ये डेस्डिमोना जो कि ओथेलो की वाइफ होती है उसको टारगेट करता है, और वो बताता है ये सी इज़ नॉट फेथफुल, वो अनफेथफुल है, और ओथेलो उस पर विश्वास कर लेता है और उसको मार देता है। ठीक है, ऐसे स्टोरी है, आप देख लेना। इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन है? एमिलिया, कैशियो, रोड्रिगो जो है इयागो की हेल्प करता है। ठीक है, एमिलिया कौन है? इयागो की वाइफ है, अनविलिंगली हेल्प हिम, मतलब वो ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प कर देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, इसको डीपली देखना है, आपको अच्छे से करना है, मस्ट रीड है ये वर्क।
अभी ये जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ओथेलो, डेस्डिमोना, इयागो, कैशियो एंड एमिलिया। अभी बात करते हैं हम मैकबेथ। मैकबेथ का फुल टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है, इसमें ना 3 विच आती है, मतलब 3 चुड़ैल आती हैं और वो स्टेटमेंट देती हैं, वो प्रेडिक्ट करती हैं, जो वो बोलती हैं मैकबेथ को, यू विल बी द फ्यूचर किंग। और यहाँ से ये इसका दिमाग घूम जाता है, और ये जो इसका एक किंग होता है ना, जिसके अंडर ये काम कर रहा होता है मैकबेथ, डनकन, उसका ही डनकन उनका ही मर्डर कर देता है। ठीक है, और एक अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बैंको। ठीक है, और मैकबेथ तो है ही, ये डनकन के अंडर काम कर रहे होते हैं। और इनकी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी देख लेना, मस्ट रीड है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लेडी मैकबेथ बोलती है ये कोटेशन, ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये जो वो होते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच, वहाँ पे भी पूछी जाती है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आपको ये भी देखना है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, किसने ये लाइन बोली और क्यों बोली है। ठीक है, जो लेडी मैकबेथ काफ़ी अपसेट हो जाती है जब जो ये किंग डनकन का मर्डर कर देते हैं ना, जो मैकबेथ होते हैं, जब मर्डर होने के बाद लेडी मैकबेथ अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती, काफ़ी अपसेट हो जाती है, और तब बोलती है स्टेटमेंट, मतलब मेरे जो हाथ खून से सने हुए हैं, इन हाथों को मतलब सारे वर्ल्ड की परफ्यूम भी साफ नहीं कर पाएगी, इस टाइप से। मस्ट रीड है, इसको कर लेना, इतनी स्टोरी से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लेवल पे करनी होगी। अभी बात करते हैं हम किंग लियर की। किंग लियर, जैसा कि मैं स्टोरी में बता चुकी हूँ, अभी इसकी 3 बेटियां होती हैं, गोनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। सबसे छोटी बेटी होती है यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, क्या स्टोरी है, ये इनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं किंग लियर, ये आपको देखना है। और एक सब प्लॉट है यहाँ पे, एक और किंग की स्टोरी है इसी के अंदर, जो होते हैं ग्लोसेस्टर। उनके 2 बेटे होते हैं, एडगर और एडमंड। ठीक है, ग्लोसेस्टर का जो इलिजिमेट सन होता है एडमंड होता है, और जो फर्स्ट बॉर्न सन होता है एडगर। ठीक है, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो एडगर और एडमंड के स्टेटमेंट होती हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो स्टेटमेंट सर्च करनी है और उसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और फिर जो हमारे किंग लियर तो होते ही हैं मेन कैरेक्टर, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है अर्ल ऑफ कैंट, हु डिस्गाइज एज कैशियस कायस, जो कुछ भी प्रोनाउंसिएशन है, ये अपने आप को मतलब ये भेष धारण कर लेता है अर्ल ऑफ कैंट। अर्ल ऑफ कैंट कौन है? कैशियस ही है। कैशियस कौन है? अर्ल ऑफ कैंट है। ठीक है, जो इसका फेथफुल होते हैं, जो किंग लियर है उनका फेथफुल होता है। और एक फूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है यहाँ पे, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो फूल होता है, इनकी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको भी देखना आपको। जो कैंट की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी मैंने डिस्कस की थी, वो है जो किंग लियर को बोलते हैं, इट इज़ द स्टार्स दैट अबोव अस गॉन आर कंडीशन, मतलब हमारे ऊपर स्टार्स हैं, हम मतलब कुछ डिवाइन पावर है हमारे ऊपर, जो हमारे भाग्य को निर्धारित करती हैं। ठीक है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर कुछ डिवाइन पावर है, हमारे स्टार्स हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, जो जूलियस सीजर वाले भी, किंग लियर वाले भी और हैमलेट वाले भी। हैमलेट भी तो यही बोल रहा है ना वहाँ पे। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट याद रखनी है और मस्ट रीड है ये वर्क, देख लेना इनको। अभी बात करते हैं हम शेक्सपियर के लास्ट प्ले, वो ट्रेजेडी हुई। अभी इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, जो पेरिकल्स मैं पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट फोलियो आया था ना हमारा, फर्स्ट फोलियो कब आया था, उसकी पब्लिकेशन डेट लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पेरिकल्स वहाँ पे फर्स्ट फोलियो में ऐड नहीं किया गया था, ये एक्सेप्शन थी वहाँ पे। इसकी स्टोरी नहीं देखनी है, कैमलिन की स्टोरी देख लेना, सिर्फ समरी। विंटर्स टेल ये मस्ट रीड है, टेम्पेस्ट ये दोनों मस्ट रीड हैं, इनकी सिर्फ समरी देख लेना दोनों की, अगर देखना चाहो तो। चलो अभी बात करते हैं, दे आर नाइदर ट्रू ट्रेजेडी और नॉर कॉमेडीज, ना तो वो ट्रेजेडी है ना कॉमेडी है। ठीक है, अभी बात करते हैं कैमलिन की। कैमलिन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इमोजेन बोलो या इमोगेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हीरोइन है यहाँ पे, इसको याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है यहाँ पे, फियर नो मोर द हीट ऑफ सन। आपका काम क्या है यहाँ पे, इमोगन का क्या रोल है, और जो स्टेटमेंट है इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, और किसने ये स्टेटमेंट बोली है। ठीक है, अपने जो नोट्स बना रहे हो आप, वहाँ पे स्पेस छोड़ देना और ये ऐड कर लेना बाद में। ठीक है, एक फ्यूनरल सॉन्ग है, इतना याद कर लेना। ठीक है, इतना ही। अभी बात करते हैं हम विंटर्स टेल।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राम ग्रीन्स पेंडोस्टो। जो हमारे ग्राम ग्रीन कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन है ग्राम ग्रीन, ठीक है। तो इनका एक वर्क आता है, ये मैंने उस टाइम भी बताया था जब हमने ग्राम ग्रीन किए थे, पेंडोस्टो। अगर नहीं बताया तो वहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है, वहाँ पे लिख लो इसको जाके। पेंडोस्टो जो इसका सोर्स ऑफ विंटर टेल, मतलब शेक्सपियर का विंटर टेल बेस्ड ऑन पेंडोस्टो, ग्राम ग्रीन के वर्क पे बेस्ड है, उसका सोर्स है। इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है ओटोकेस, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डैफोडिल, ठीक है। और सेटिंग है सी कोस्ट ऑफ बोहेमिया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे सेटिंग है विंटर टेल की, सी कोस्ट ऑफ बोहेमिया। और स्टेटमेंट क्या है ओटोकेस की, डैफोडिल्स दैट कम बिफोर द स्वेलो डेयर एंड टेक द विंड्स ऑफ मार्च विद ब्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही यही काम करना है जो जैसे मैं बता रही हूँ, जो भी स्टेटमेंट आती है उसका बैकग्राउंड देखना है किसने बोली है, क्यों बोली है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी देख लेना हल्की सी। जो लिनोट्स होते हैं, जो किंग ऑफ सिसिली होते हैं, वो क्या होते हैं, एक मिनट, हाँ, जो किंग ऑफ सिसिली होते हैं, स्टोरी क्या चल रही होती है, उनका एक फ्रेंड होता है पोलिनिक्स होता है, जो बोहेमियन किंग होता है, वो आता है इससे मिलने, और ये इससे बोलता है कि आप मतलब कुछ देर मेरे पास ठहरो, इतने दिनों बाद मिले, आप मत जाओ। लेकिन ये मानता नहीं, ये बोलता है मुझे काम है जरूरी और मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका फ्रेंड होता है लिनोटस का। लेकिन ये जो लिनोटस है अपनी जो क्वीन को बोलता है कि मेरा फ्रेंड मेरी बात नहीं मान रहा, आप जाओ और आप उसको मना लो। जो ये हर्मियोन, जो इसकी जो वाइफ होती है लिनोट्स की, ये इसको 3 स्पीच देती है, मतलब परसुएट कर लेती है, इसको समझा बुझा लेती है, और फिर ये मान जाता है पोलिनस, भाई मैं नहीं जाऊँगा, आपके पास थोड़ा टाइम व्यतीत करूँगा। तो क्या होता है, अभी लिनोट्स ने खुद ही बोला था ना इसको, बाद में क्या होता है, लिनोट्स ही स्टार्ट डाउटिंग हर वाइफ, वो उस पर डाउट करने लगता है, भाई मेरे कहने से तो नहीं माना, तुम्हारे कहने से कैसे मान गया, ठीक है। ही स्टार्ट्स डाउटिंग हर, और इसको इस पे शक करने लगता है, और इसको शायद अपने किंगडम से बाहर भी निकाल देता है, मतलब इसके साथ नहीं रहता। तो ऐसे स्टोरी चलती है। इस इम्पोर्टेंट करेक्टर है, एक है पर्डिटा, ठीक है। और ये सोचता है जो हर्मियोन की जो बेटी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जो हर्मियोन है वो बोलता है प्रेग्नेंट होने के बाद जो इसका हस्बैंड है वो बोलता है ये जो प्रेगनेंसी है वो भी मुझसे नहीं है, ठीक है, वो उसको ब्लेम करता है। और जब वो हर्मियोन एक बेटी को जन्म देती है प्रेडिटा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इनकी ये स्टोरी है तीनों की, याद रखना इसको। और एक है फ्लोरिंजेल जो पोलिनिक्स का सन होता है, ठीक है। इनको देख लेना, इस स्टोरी को देख लेना। अब बात करते हैं हम टेम्पेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मस्ट रीड है, इसको कर लेना अच्छे से। टेम्पेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, ये ओपनिंग सीन क्या है, एक जो जहाज है एक तूफान में फंस चुका है, और अचानक से स्टोरी फिर कहाँ चली जाती है, एक आइसोलेटेड आइसलैंड पे, ठीक है, एक सेपरेटेड आइसलैंड पे स्टोरी चली जाती है। वहाँ पे कौन होता है, प्रोस्पेरो होता है, जो प्रोस्पेरो होता है, और मिरेंडा, दोनों जो फादर डॉटर हैं, एक आइसोलेटेड आइसलैंड पे रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं, बिकॉज जो प्रोस्पेरो ही वॉज बैनिस्ड फ्रॉम हिज किंगडम बाय ए किंग, उसको जो दूसरा किंग है उसको वहाँ से उसकी जो किंगडम से निकाल देता है, और दोनों फादर और जो बेटी हैं यहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है। और इनका जो दो और करेक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैलिबन एंड एरियल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको मत भूलना। एरियल क्या है, एरी स्पीट है, और ये सेवेज मॉन्स्टर है जो कैलिबन है। जब ये प्रोस्पेरो यहाँ पे आया था ना इस आइसलैंड पे, जो वहाँ पे कैलिबन था, तो इसको ये थोड़ा सा सेवेज होता है ना, मॉन्स्टर था, तो इसको थोड़ा सिविलाइज करता है, ठीक है। ऐसे स्टोरी है इनकी, फादर डॉटर हैं ये। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये ऐसा बोला जाता है, जो शेक्सपियर है ना हमारे, हु बेड फेयरवेल टू हिज ड्रामेटिक करियर इन 1611, जो शेक्सपियर है हमारे 1611 में वो अलविदा कह देते हैं ना, स्टेज को अलविदा बोल देते हैं, मतलब अपना एज ए ड्रामाटिस्ट करियर को छोड़ देते हैं, और ही लिव्स लाइफ एज ए कंट्री मैन इन हिज स्ट्रेटफोर्ड ऑफ एवन, वहाँ पे चले जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1611 में जो शेक्सपियर हैं वो ड्रामेटिक
जो कैरियर को उसको अलविदा कर देते हैं। और यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है, क्योंकि क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं जो इनकी जो शेक्सपियर है इनका लास्ट वर्क होता है टेम्पेस्ट, और जो प्रस्पेरो का फेयरवेल टू हिज मैजिक, जो प्रस्पेरो जो हीरो होते हैं यहाँ पे, वो लास्ट में क्या करता है, अपनी मैजिक पावर्स को अलविदा बोल देता है। और ऐसे ही शेक्सपियर अपने ड्रामा को अलविदा बोल देते हैं, और इसी वजह से बोला जाता है जो टेम्पेस्ट है उनका लास्ट वर्क है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शेक्सपियर का लास्ट वर्क कौन सा है, द टेम्पेस्ट। ठीक है, समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाह रही थी, प्रोस्पेरस फेयरवेल टू हिज मैजिक। अभी बात करते हैं 4 करेक्टर हुए, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है गोंजालो। ठीक है, जब इनको इनके देश से निकाल दिया जाता है ना, व्हेन प्रॉस्पेरो वाज बेनिस्ड फ्रॉम हिज किंगडम, उनका एक फेथफुल होता है जो नोबल होता है गोंजालो, वो उनको सप्लाई करता है फूड एंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सप्लाई करता है इनको फूड और वाटर, कुछ नेसेसरी थिंग्स लाइक बुक्स भी सर्व करता है इनको। ठीक है, तो गोंजालो करता है इनकी हेल्प प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा की। ठीक है, अभी बात करते हैं, हमने ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन शेक्सपियर चल रहे हैं तो उनके बारे में दोबारा से बताना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो शेक्सपियर ने जो सोर्स क्या हैं, शेक्सपियर के वर्क्स के सोर्स क्या हैं। एक तो सोर्स है प्लूटार्क्स लाइफ विच वाज ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ, इसको ऐसे भी बोला जाता है नॉर्थ्स प्लूटार्क्स लाइफ। ठीक है, नॉर्थ्स प्लूटार्क्स लाइफ, इट वाज सोर्स फॉर शेक्सपियर रोमन प्ले, रोमन प्ले के लिए सोर्स है। और वो रोमन प्ले शेक्सपियर के कौन से हैं, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, जूलियस एंड सीजर, कोरियोलैनियस। कौन सा, कोरियोलैनियस। ये 3 रोमन प्ले हैं, और उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से, उनका सोर्स कहाँ से है, नॉर्थ्स प्लूटार्क्स लाइफ। अभी आपका काम क्या है, जो प्लूटार्क्स लाइफ, इसका फुल टाइटल क्या है वो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो प्लूटार्क्स लाइफ का फुल टाइटल क्या है। मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, और आपने अपने नोट्स में भी ऐड किया होगा। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन डेट चलो मैं ही बता देती हूँ, 1579। अभी जो दूसरा मेजर वर्क है विच इज सोर्स फॉर शेक्सपियर्स प्ले, होलिनसेड क्रॉनिकल। क्या है, होलिनसेड क्रॉनिकल। सॉरी, यहाँ पे कुछ, एक मिनट, जो ये है ना 1579, ये इसका पब्लिकेशन डेट है, इसकी आप खुद बताओ, प्लूटार्क्स लाइफ की अपने आप बताओ। ठीक है, होलिनसेड क्रॉनिकल पब्लिश्ड इन 1579। ठीक है, होलिनसेड क्रॉनिकल सोर्स है जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले का सोर्स है। हिस्टोरिकल प्ले मैंने कल करवाए थे ना, मतलब कल जो लास्ट लेक्चर है उसमें करवाए थे। ठीक है, अभी क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, होलिनसेड क्रॉनिकल सोर्स फॉर हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर यहाँ पे हम एंड करते हैं। अपना अच्छे से मगअप करो, इनके जो कोटेशंस आई हैं, जो वर्क आए हैं, अच्छे से करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारी, सोर्स क्या है शेक्सपियर के, जो वर्क्स के सोर्स क्या हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, यहाँ पे हमारा शेक्सपियर भी एंड हो जाता है। अगर कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी तो मैं दोबारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।